तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 42 तक डिस्कस कर लिया था। 43 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है शिक्षा विषय संबंधित है तो कौन सी सूची से संबंधित है ये। 3 तरह की सूचियां होती हैं हमारे पास, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो आपके जो कंकरेंट लिस्ट होती है यानी समवर्ती सूची, उसका एक विषय है, उससे संबंधित एक विषय है। तो ऑप्शन सी जो है 43 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत जो है एक राज्यों का संघ है और इसलिए ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है संविधान द्वारा जो है केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं उनकी शक्तियां जो है, जो उनकी पावर्स हैं, उनको स्पष्ट किया गया है और उनका जो है विभाजन किया गया है दोनों के बीच। तो इस हिसाब से कुछ जो पावर्स हैं जो संघ की हैं यानी सेंटर की हैं वो यूनियन लिस्ट में आती हैं। इसके अलावा फिर जो कुछ शक्तियां हैं जिनका विभाजन स्टेट में किया गया है यानी राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में, वो आपकी स्टेट में आती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि संघ और राज्य दोनों में आती हैं तो उनको हम कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं उन पावर्स को। अगर हम संघ सूची की बात करें तो जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ सूची में है, यानी संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो ये अधिकार आपके यूनियन लिस्ट में आएगा यानी संघ सूची में। जबकि राज्य सूची में जो क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषय हैं उनको जो है वरीयता देते हुए सूची में रखा गया है। इससे संबंधित विषयों पर संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। तो जैसे कुछ जो पूरे देश में लागू होगा आपका कानून वो तो संसद बनाएगी जो कि यूनियन लिस्ट में आता है। उसके बाद स्टेट में भी कुछ कानून बनते हैं उनकी विषयों को देखते हुए, या क्षेत्रीय महत्व हो अगर उस स्टेट में कोई, तो उसका जो अधिकार है वो भी संसद द्वारा, संविधान द्वारा ही दिया हुआ होता है उस राज्य को। तो वो स्टेट आपकी सूची में आ जाते हैं। जबकि समवर्ती सूची की बात करें जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती हैं, तो वो जो विषय है आपके वो समवर्ती सूची में आ जाएंगे। अच्छा, कभी कभी जो है आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई नाम दिया होगा किसी विषय का तो ये संघ सूची में आएगा, राज्य सूची में आएगा या कंकरेंट लिस्ट में। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि एजुकेशन जो है वो आपकी कौन सी लिस्ट में है। तो अगर हम बात करें संघ सूची की यानी यूनियन लिस्ट की, तो उसमें कौन कौन से विषय आ सकते हैं। जैसे सेना से आर्मी जो है हमारी सेना, इससे रिलेटेड कोई भी या तो कानून बनाने हो या कुछ और अन्य चीज़ हो सेना से संबंधित, वो हमारे संघ सूची में आती है। इसके अलावा संघ सूची में आपकी रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार यानी संचार के बाद टेलीकॉम के बाद आपकी मुद्रा जो करेंसी होती है, रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह, या जनगणना करवानी है, आयकर यानी इनकम टैक्स तथा निगम कर आदि जो है, तो वो आपके जो हैं ये सारे जितने भी मैंने नाम पढ़े वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। इसके बाद बात करें हम राज्य सूची की, तो इसमें न्यायालय, तो जो आपके कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट कहाँ तक आपके जो हाई कोर्ट तक जो है वो स्टेट के या उससे क्योंकि आपके जो न्यायालय होते हैं वो जैसे हाई कोर्ट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे होंगे, लेकिन जो आपके छोटे न्यायालय होंगे वो जो आपके स्टेट की जो सूची है उसके अंतर्गत आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारी यूनियन लिस्ट है यानी संघ सूची है उसमें 100 विषय सम्मिलित हैं। जो मैंने नाम लिए ऐसे 100 तरह के विषय हैं। जबकि अगर राज्य सूची की बात करें उसमें 61 जो है सब्जेक्ट यानी 61 विषय ऐसे हैं जो कि राज्य सूची में आते हैं, जिसमें हमने न्यायालय पढ़ा या स्टेट पुलिस जो है आपकी। इसके अलावा जिला अस्पताल जो हैं, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस। यहाँ मैं रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेलवे जो है आपकी यूनियन लिस्ट में आती है, या रेलवे पुलिस की बात हो रही है। इसके अलावा जो आपके फॉरेस्ट है यानी वन, तो ये आ जाते हैं आपके राज्य सूची में। कंकरेंट लिस्ट की बात करें, कंकरेंट लिस्ट में जो है समवर्ती सूची में 52 जो है सब्जेक्ट यानी विषय हैं। तो इसमें शिक्षा जो है सबसे पहला, तो शिक्षा आपका यूनियन का भी इसमें संबंध है और आपका स्टेट का भी है। तो राज्य और संघ दोनों सूची में शिक्षा आ जाती है। इसके अलावा
दोनों में ही दीवानी एवं जो आपके फौजदारी मुकदमे होते हैं वो आते हैं। श्रम कल्याण जो है वो भी आपका इसी में के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में आगे कारखाने जो हैं आपके, या समाचार पत्र जो है या न्यूज़पेपर जो छपते हैं। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परियोजन, परिवार नियोजन, बांट माप इत्यादि, या इसमें फॉरेस्ट भी आ जाता है आपका। तो यहाँ से आपको पता चला होगा जो स्टेट के फॉरेस्ट हैं या फिर कई बार आप वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क की बात करते हैं, वो दोनों के कंट्रोल में आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होगी पहले क्वेश्चन पे ही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? तो सीधी सी बात है, अभी पढ़ा हमने। तो संसद यानी पार्लियामेंट जो है किसी भी नए राज्य को बनाने की स्वीकृति जो है वो यही देगा, यानी पार्लियामेंट ही देगी, भारतीय संसद। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 44 के लिए। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं, वो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो थे वो शामिल किए गए थे संविधान में? तो ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ये शामिल किए गए थे। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन था, वो हुआ था आपका 1976 में, 1976 में, और इसमें ही नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा फिर बाद में जो है जो 86th आपका अमेंडमेंट था जो कि 2002 में हुआ था, उसमें 11वां जो है मौलिक कर्तव्य यानी 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जोड़ी गई। पहले आपकी 10 ही थी, तो 10 ड्यूटी थी पहले, और 2002 में 86th अमेंडमेंट में जो था 11वीं जोड़ी गई ये। और इसमें कौन सी ये ड्यूटीज़ थी जो जोड़ी गई? तो इसमें था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और माता पिता या अभिभावक के रूप में ये सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर मिल रहे हैं या प्रदान किए जा रहे हैं। तो 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को शिक्षा जो देना था वो 11वां मौलिक कर्तव्य था, जो कि 2002 में 86th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा जो है वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो है उनको सौंपेंगे। और जबकि जो भारत इस्तीफा तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को देंगे, और जो है उनको पद ग्रहण करवाएगा यानी जो ओथ करवाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। तो ऑप्शन ए उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अगर शपथ की बात की जाए कि शपथ कौन दिलवाता है। यहाँ तो वैसे ऑप्शन डी जो है राइट है 46 के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, उसका सभापति यानी चेयरपर्सन जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है तो होते हैं। उनकी अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो की जाती है, वो इसके सभापति होते हैं। तो 47 का ए जो है राइट आंसर है। तो अगर बात करें कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो जो प्रधानमंत्री और जितने भी आपके ये मंत्री परिषद में लोग होते हैं उनको जो है शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी ओथ जो होती है वो करवाई जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के जो उप राष्ट्रपति होते हैं वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। और लोकसभा और राज्यसभा में जो है राज्यसभा जो है वो उच्च सदन माना जाता है, जबकि निम्न सदन जो है आपके लोकसभा को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 का सी राइट ऑप्शन था। यहाँ पूछा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट इज़, तो भारतीय संसद क्या है? तो द्विसदनी है, आप जानते हैं। लोकसभा राज्यसभा यानी 2 सदन हैं, तो ये द्विसदनी हुई। बाई कैमरल ऑप्शन भी राइट आंसर है 49 के लिए। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, जो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो आप सभी जानते भी होंगे जो उस स्टेट के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा जो है शपथ दिलवाई जाती है, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे मंत्री होते हैं उस स्टेट में उनकी शपथ जो है वो भी राज्यपाल द्वारा करवाई जाती है। तो 50 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। 51 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है किन दो राज्यों का एक उभय जो है उच्च न्यायालय है, यानी कॉमन हाई कोर्ट कौन सी दो स्टेट का है। तो एचपी यूपी पहला दिया गया है, तो हिमाचल का आपको पता है शिमला में है, यूपी का इलाहाबाद में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र का देखें, जबकि गुजरात का जो आपका हाई कोर्ट है वो अहमदाबाद में है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है मुंबई में। इसके दो बेंचेस हैं, जैसे नागपुर में भी है, औरंगाबाद में भी है। और केरल का देख लेते हैं, केरल और तमिलनाडु का। केरला आपका कोची में इसका हाई कोर्ट है, एर्नाकुलम, कोची एर्नाकुलम आपका केरला में। जबकि तमिलनाडु का आपका चेन्नई में है। हरियाणा और पंजाब का सेम है, एक ही जगह है, कॉमन जगह पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 51 के लिए। 52 देख लेते हैं, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो आर्थिक आपातकाल हमारे यहाँ एक बार भी नहीं लगा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कभी नहीं, नेवर। तो और जो दूसरा आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितनी बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, आर्थिक नहीं आता उसमें। तो 3 बार जो है भारत में आपातकाल की घोषणा की गई है, ऐसी स्थिति 3 बार बनी थी। तो कब कब ये लगी थी, तो 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। तो 3 बार आपातकाल लगा, उसमें 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक जो था भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसके दौरान जो था आपातकाल लागू किया गया था। यह वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। तो बात करें तो ये जो आपातकाल हुआ था वो बाहरी आक्रमण के खतरे के कारण जो था लगाया गया था पहला। उसके बाद जो था 3 से 17 दिसंबर 1971 को, यानी 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दूसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी। बाद में इसे जो था जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया जो तीसरे उद्घोषण के साथ बढ़ाया गया था। तो ये जो दूसरा आपातकाल था, इसके बाद ही जो था इसे 25 जून 1975 को जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए तीसरे उद्घोषण के साथ बढ़ाया गया था। यह आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कथित खतरे के कारण लगाया गया था। और जो तीसरा आपातकाल था वो बंद कैसे हुआ था, तो 77 तक वो चला था। इसमें जो था लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, तो इस कारण जो था इसके साथ ही ये बंद हुआ था आपातकाल। तो फाइनेंशियल एक भी नहीं लगा है, और वैसे 3 बार आपातकाल लगाए जा चुके हैं। चलिए, और आपातकाल की घोषणा है वो आपको पता है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था। यू वाज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज। तो जेपी नारायण, ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा 53 के लिए। तो जो जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण थे, तो जयप्रकाश नारायण प्रजातंत्र के जो थे प्रबल समर्थक थे, परंतु जो था प्रजातंत्र के कट्टर आलोचक, जो आजकल का प्रजातंत्र है पार्टी वाला, उसके कट्टर आलोचक थे। वे लोकतंत्र को नैतिक आधार पर मजबूत करने पर जोर देते थे। और जेपी जो आंदोलन था उसी के कारण जो था इंदिरा गांधी की सत्ता को उन्होंने उखाड़ दिया था। तो जेपी जो थे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ साथ ही राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। और जो आंदोलन था इंदिरा गांधी के खिलाफ इनका, उसका नाम था संपूर्ण क्रांति। और 1998 में मरने के बाद 1998 में जेपी नारायण को जो था भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और दिल्ली में भी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी जो है उनके नाम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, तो उसको हम निजीकरण यानी
प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है 54 के लिए राइट आंसर होगा। 55 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो कराधान एक साधन है, तो किसका? राजकोषीय नीति का। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कराधान एक साधन है राजकोषीय नीति का, तो 55 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 56 में नीली क्रांति संबंधित है, तो ये पहले भी डिस्कस किया है हमने और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जो आपकी नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन थी, वो थी आपके फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन से संबंधित, तो 56 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो क्रांति है उनकी बात करें, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी हमारी खाद्य उत्पादन से संबंधित थी, याद रखेंगे आप। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार को अच्छी वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के कारण, तो खाद्यान्न से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति हमारी मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पाद से संबंधित है और 1964-65 में ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड आपकी 64-65 में श्वेत क्रांति से यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन जो है वो आपके जो खाद्य तेल हैं और तिलहन फसलें हैं उनके उत्पादन के लिए थी। तो भारत में तिलहन उत्पादन में भारत को जो तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया था। तो पीली क्रांति याद रखेंगे आप, खाद्य तेल यानी खाने वाले जो तेल हैं और तिलहन है उनकी फसलों से रिलेटेड थी आपकी पीली क्रांति। नीली क्रांति हमने देख ली, ये मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड यानी फिश प्रोडक्शन से उत्पादन से रिलेटेड थी। तो इसके अलावा हमारी गुलाबी क्रांति जिसको हम पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे आप। पिंक रेवोल्यूशन यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। तो गुलाबी से आप याद रखेंगे प्याज, और मछली में झींगा मछली जो स्पेशली है उससे रिलेटेड थी आपकी गुलाबी क्रांति, और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। काली क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो ब्लैक रेवोल्यूशन आपकी जो है पेट्रोलियम खनिज तेल जो है उनके उत्पादन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ही एथेनॉल जो है उसके उत्पादन को भी इसमें बढ़ाया गया है, और इसका संबंध जो है जो कोयला उत्पादन से है उससे भी संबंधित है ये। तो याद रखेंगे ब्लैक रेवोल्यूशन में पेट्रोलियम खनिज, एथेनॉल और कोयला यानी कोल जो है इससे रिलेटेड है आपकी ब्लैक रेवोल्यूशन यानी काली क्रांति। और इसके साथ ही ग्रे रेवोल्यूशन जो धूसर क्रांति यानी ग्रे कलर की रेवोल्यूशन आपकी उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। तो जो आपकी उर्वरक यानी खादें हैं उनसे रिलेटेड आपकी ग्रे रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो सिल्वर कलर यानी रजत क्रांति जिसे हम कहते हैं वो भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए चलाई गई है। तो तो इसमें जो है भारत की एक मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका की जो मुर्गी है वो लगभग 300 अंडे यानी 295 अंडे प्लस देती है। तो भारत में आंध्र प्रदेश जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है अंडा और मुर्गी का। तो रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन आपकी अंडा और मुर्गी उत्पादन से रिलेटेड थी। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें जिसको हम सुनहरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, याद रखने की कि सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन है जो है इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन से इसको रिलेट किया जाता है। इसके साथ ही इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा गया है। तो गोल्डन में आप याद रखेंगे बागवानी में भी आपके सेब और इसके साथ साथ जो है जो शहद उत्पादन है उससे भी रिलेट किया जाता है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन को याद रखेंगे आप। और इंद्रधनुषी जो आपकी क्रांति है इसमें हरित, नीली, पीली, गुलाबी, ग्रे, धूसर और मतलब जो भी था गोल्डन, ये सारी मिलकर जो है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति कहलाती है। अच्छा, और एक और क्रांति थी गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन। तो याद रखेंगे आप राउंड रेवोल्यूशन जो है इसका संबंध देश में आलू उत्पादन से है। तो आलू भी राउंड होता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि राउंड रेवोल्यूशन जो है आपकी आलू से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जो है रेनबो रेवोल्यूशन, इसमें इसका उद्देश्य जो है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
कृषि शोध को बढ़ाना, इसमें आ जाती हैं आपकी, ये किस में आ जाती हैं सारी, सदाबहार यानी रेनबो रेवोल्यूशन जो है उसमें। तो आप समझ गए होंगे, याद रखेंगे जो भी हमने पढ़ा। तो 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा, फिश प्रोडक्शन से आपकी ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है, पूछा गया है आंतरिक व्यापार संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो शेयर बाजार से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछ लिए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। तो याद रखेंगे आप, आंतरिक व्यापार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इसमें है ग्लोबलाइजेशन मीन्स, तो वैश्वीकरण का अर्थ है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समेकन, तो ऑप्शन ए इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। याद रखेंगे आप, 58 का जो है ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा गया है इंडियन इकोनॉमी इज, तो भारतीय अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी अगर आप अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था कुछ भी बोल सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थतंत्र यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। तो 59 का ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये कैसे है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों जो है सहयोगी हैं। तो इसमें जो है सरकार जो है दोनों क्षेत्रों यानी सार्वजनिक और निजी दोनों को जो है नियंत्रित करती है और सफलतापूर्वक इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। और साथ ही जो है उचित संसाधन जो भी हैं वो प्रदान करवाए जाते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक मिश्रित जो है इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।